इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, इंडिया टीवी के यूपी चुनाव मंच में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शर्मा। यूपी में चुनाव अगले साल होने जा रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड में नए मुख्यमंत्री का ऐलान कर दिया गया है। तीरथ सिंह रावत की जगह अब पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे और थोड़ी देर पहले बीजेपी विधायक दल की बैठक में पुष्कर सिंह धामी के नाम पर आम सहमति बनी है। आज ही पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले सकते हैं। आपको बता दें, राजभवन में शाम 5 बजे के बाद उत्तराखंड में नए मुख्यमंत्री के रूप में पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी, ऐसी खबर है हमारे पास। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री की सबसे पहली बात जो सामने आई वो आपको सुनाते हैं। और देखिए, मेरी पार्टी ने जो एक सामान्य से कार्यकर्ता को, एक पूर्व सैनिक के पुत्र को, जो कि एक सामान्य परिस्थितियों में पिथौरागढ़ के सीमांत जिले में मैं पैदा हुआ, करनाली छेना की तहसील में, जो कि पहले की डीडीहाट तहसील होती थी, और खटीमा मेरा विधानसभा क्षेत्र है, मेरी कर्मभूमि है, मुझे सेवा का अवसर दिया है। मैं निश्चित रूप से अपने पार्टी के हाईकमान को, माननीय नरेंद्र मोदी जी को, माननीय गृह मंत्री जी को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, पूरे हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को और प्रदेश के नेतृत्व को पूरा करेंगे सर। देखिए, जो भी जनता के जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर हम लोग जो है लगातार सबका सहयोग लेकर, सब लोगों को लेकर काम करेंगे। और इस खबर पर हमारे सीनियर एडिटर देवेंद्र पराशर जुड़ रहे हैं हमारे साथ लाइव। देवेंद्र, यह खबर तो आपने कल दे दी थी कि इस बार मुख्यमंत्री जो भी बनाया जाएगा वो विधायक दल का सदस्य ही होगा, लेकिन पुष्कर सिंह धामी इस नाम पर कैसे फैसला हुआ और क्यों? कल सौरभ, जब तीरथ सिंह रावत का इस्तीफा हो गया, उसके बाद बड़े बड़े नामों पर विचार शुरू हुआ। और जो हमारे सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि दिल्ली की भी इच्छा थी कि बड़ा नाम जैसे सतपाल महाराज जैसा बड़ा नाम जाए, ताकि हरीश रावत के सामने खड़ा हो सके, या फिर बिशन सिंह चूफाल जो कि 5 बार के विधायक हैं। ऐसे बड़े नामों पर विचार हुआ, लेकिन उनमें से किसी नाम पर भी सहमति बनती नहीं दिख रही थी। और ऐसे में आप देखें तो उत्तराखंड की पॉलिटिक्स में जो अभी संवैधानिक पद पर है महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी, उनका सिक्का चलता हुआ आप कह सकते हैं, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी भगत सिंह कोश्यारी के बेहद खास बताए जाते हैं। और ऐसे में निश्चित तौर पर भगत सिंह कोश्यारी के जो लोग थे वो पुष्कर सिंह धामी के लिए उन्होंने जोरदार बैटिंग की। और तकरीबन 1 घंटे पहले सौरभ, भगत सिंह कोश्यारी से जुड़े हुए जो राजनीतिक सूत्र हैं उन लोगों ने ये बताना शुरू कर दिया था कि पुष्कर सिंह धामी ही अगले मुख्यमंत्री हो रहे हैं। मतलब ये कंफर्मेशन उनके पास थी, हालांकि तब हम लोग पूरी तरीके से उन पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे। और दूसरी बड़ी वजह की अगर बात करें तो युवा चेहरे हैं, और आज की राजनीति के सौरभ जो मार्केटिंग वाली बात होती है, पुष्कर सिंह धामी बखूबी जानते हैं। पिछले 15-16 साल पहले की मैं बात बताऊं तो तब भी वो इस बात में विश्वास करते थे कि कोई भी छोटी से छोटी चीज हो तो इसका पूरा प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए। तीसरी बात की, क्योंकि लखनऊ में उनकी पढ़ाई लिखाई हुई है, स्टूडेंट पॉलिटिक्स उन्होंने की है, विद्यार्थी परिषद में लखनऊ में रह स्टूडेंट पॉलिटिक्स की थी, तो युवाओं के बीच एक जो आकर्षण कहीं आम आदमी पार्टी का ना हो जाए। बीजेपी की एक बड़ी चिंता उत्तराखंड को लेकर ये थी कि ऐसा ना हो कि उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी जा रही है, युवाओं को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर दे। तो उस लिहाज से एक युवा चेहरा को आगे बढ़ाने में भी उनको लगा कि एक अच्छा दांव होगा। वो युवा चेहरा जो कि उत्तराखंड में सैन्य पृष्ठभूमि से उनके पिताजी सूबेदार हुआ करते थे, उनके बेटे हैं, और इन सारी चीज़ों की वो ज़बरदस्त मार्केटिंग करते हैं। अभी भी आपने देखा कि उनका जो बयान था बहुत नपा हुआ, सधा हुआ बयान था मैसेजिंग के हिसाब से। और तीरथ सिंह रावत जो कि लगातार इस मामले में एम्बेरस कर रहे थे, तो पार्टी को ऐसा लगा कि ये सारी चीज़ें कि क्योंकि बड़े नाम पर कोई एक नेता सहमत नहीं होता था। जैसे सतपाल महाराज की बात कर लें तो माना ऐसा जाता है कि भगत सिंह कोश्यारी बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि सतपाल महाराज आए। प्रदेश के दूसरे संगठन के नेता ये नहीं चाह रहे थे कि कांग्रेस से आया हुआ व्यक्ति हमारा सीएम हो जाए। दूसरे जो नेता हैं धन सिंह रावत या बिशन सिंह चूफाल, उनका अलग अलग धारा विरोध कर रहा था। ये नाम ऐसा था जो कि सबको लेकर चल रहा था, उसमें भगत सिंह कोश्यारी का जबरदस्त होना निश्चित तौर पर माना जा सकता है कि सबसे बड़ा। वैसे नामों के मामले में एक बार फिर बीजेपी ने चौंकाया है। अब देखते हैं कि अब ये नया चेहरा, ये नया नाम और ये नया दाव बीजेपी के लिए क्या गुल खिलाता है। बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र पराशर आपका। हम चुनाव मंच की बात कर रहे हैं आज, और यूपी की सियासत में यह कहा जाता है कि लखनऊ की गद्दी का रास्ता पश्चिमी उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। वेस्टर्न यूपी में विधानसभा की 136 सीटें हैं, और यह वो इलाका है जहां किसान आंदोलन का सबसे ज्यादा जोर है। क्या किसान के नाम पर जाट वोट यहां पर कोई नया समीकरण बना सकता है? दिल्ली यूपी बॉर्डर पर पिछले 7 महीनों से धरने पर बैठे राकेश टिकैत क्या नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ पर निशाना लगाने के लिए इस बार
चुनाव में भी उतरेंगे या चुनाव में अपना दम दिखाएंगे, यह सवाल है खास तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर। हम स्वागत करना चाहते हैं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता और नेता राकेश टिकैत जी का। टिकैत साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। देखिए, मैं जानता हूं कि आप यूं कहते रहे हैं कि आप अपना मंच कभी राजनीतिक लोगों के साथ साझा नहीं करते, लेकिन आज हम बात जरा इलेक्शन की, यूपी के इलेक्शन की करना चाहते हैं। तो मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं सीधे, क्या आने वाले यूपी के उत्तर चुनाव में किसान आंदोलन एक बड़ा या बहुत बड़ा फैक्टर मुद्दा होगा? भाई ये तो आने वाला टाइम ही बताओगा, अब हमारी नॉलेज में तो है नहीं। फैक्टर होगा यहाँ तो किसान का इशू है, किसान के इशू के लिए यहाँ पर बैठे। चुनाव में क्या होगा, चुनाव से तो नहीं ज्यादा जानकारी हमें, चुनाव के संबंध में तो ज्यादा जानकारी नहीं है। टिकैत साहब, लेकिन किसान वोटर भी तो होता है और किसान ग्रामीण क्षेत्रों में किसान ही सब कुछ तय करता है। तो उस लिहाज से ये जो किसानों के मन में भावना है कृषि कानूनों को लेकर के, क्या ये वोट में भी दिखाई देगी? सवाल ये है। अब उनको नुकसान तो है किसान को। अगर यहाँ की बात करें हम, जो पूरा तराई वाली बेल्ट है, ये गन्ने की बेल्ट है पूरी जी, तो गन्ने का भी भाव तो मिल नहीं रहा। 4 साल से भाव बढ़ा नहीं गन्ने का, उसका जो पेमेंट था वो भी नहीं उसका मिल पाया। दूसरा और भी चीजें हैं, धान की भी अगर फसलें किसान पैदा कर रहा तो वो भी बाजार भाव से कम पे खरीदी जा रही है, जो एमएसपी है उससे कम पे खरीदी जाती है। यही गेहूं का हाल है, ये सारी चीजें हैं, तो उसके रेट तो नहीं मिल रहे किसान को। अब किसान अगर भाई आधे रेट में फसल बेच के वोट दे रहा है तो उसका तो कोई इलाज है नहीं। लेकिन देखिए, सरकारों की जहां तक बात होगा वो तो किसान देखेगा खुद। जहां तक देखिए नेताओं की बात होती है, सरकारों की, पॉलिटिकल पार्टीज की बात होती है, वो तो चुनावों के लिए बहुत कुछ करते हैं। कुछ लोग, या आप कह सकते हैं सब कुछ चुनावों के लिए करते हैं। तो ऐसे में ये उम्मीद दिखाई दे रही है कि क्या इन चुनावों की वजह से ये किसान आंदोलन का मुद्दा या कृषि कानूनों का मुद्दा ये क्या सुलझ सकता है? मैं एक और मेहमान जोड़ रहा हूं आपके साथ, संजीव बालियान जी, केंद्रीय मंत्री भी हैं, मुजफ्फरनगर से आते हैं आपके इलाके से, और मुझे यकीन है कि किसान आंदोलन से बहुत पहले से आप दोनों एक दूसरे से परिचित होंगे। बहुत बहुत स्वागत है बालियान साहब आपका। टिकैत साहब भी आपको सुन रहे हैं। नहीं, ऐसा ना जोड़ो भाई, नहीं, नहीं, ऐसा मत करो भाई। मेरे से सीधी बात हुई, क्यों हमें आपस में वो करवाते हो? ऐसा ना करो। मैं अकेला बात करूंगा, 1-2 बात करूंगा मैं। आप अपनी बात कीजिए, ये धोखा नहीं कर सकते। आप मेरे से बुलवा कर फिर बुलवाओ, मैं नहीं, गलत चीज। मैं ठीक नहीं लगता कि चैनल के मैं बीच में से जाऊं, ऐसा नहीं है। आप अकेले को आप उनको बाद में आप कर लेना, क्यों हमको आमने सामने क्यों करवाते हो भाई? ये गलत चीजें हैं आपकी। टिकैत साहब, बात आपसे अकेले के लिए होगी, इसमें से बात आपसे अकेले के लिए होगी ना, किसी बहस में नहीं उलझाया जाएगा। नहीं, क्यों करते हो आप ऐसी बात, क्यों करते हो? नहीं, गलत चीज है। नहीं करनी चाहिए आपको। देखिए, मेरे लिए आप दोनों ही बराबर के, हम चैनल बराबर की इज्जत दे रहा हूं। मैं तो मेरे लिए आप दोनों सम्मानित हैं। बिल्कुल बराबर हैं आप उनसे नहीं, क्यों हम आपस में क्यों आमने सामने करें भाई? मैं नहीं, ये सरकार में बैठे हैं ना, इसीलिए बिल्कुल साफ कह रखा है कि मैं किसी के साथ में नहीं बैठूं। ठीक है, सब सरकार में बैठे हैं। नहीं, वादा कर, मैं सवाल आपको जब दूंगा, जब पूर्ण रूप से आगे का सवाल जब दूंगा। मेरे से 1-2 की बात हुई आपकी। अच्छा, ठीक नहीं लगता कि मैं चैनल पे इसलिए बैठता हूं कि 1-2 होगा। आप उनको बाद में जोड़ देना या पहले उनको जोड़ लो, मैं सामने नहीं बैठूंगा भाई किसी को। अच्छा, ठीक है। आपने पूरा चुन के संजीव बालियान मुजफ्फरनगर से, आप उनको और हमको दोनों क्यों आमने सामने करते हो भाई? अच्छा, ठीक है। मैं एक बार में एक ही बात करनी होगी, फोन पे बात। मैं एक बार में एक व्यक्ति से ही बात करूंगा, आप कम से कम बैठे रहिए। गलत चीज पहले नहीं। अरे जब मैं आपसे बात करूंगा तो आप ही से बात करूंगा, और जब मैं इनसे बात करूंगा तो इनसे ही बात करूंगा। नहीं, क्यों ऐसा काम क्यों करो भाई ना? वो कल दूसरे चैनल वाले भी दूसरे भी कहेंगे। आप मंत्री से बात करो, इनसे बात करो। आप हम दोनों आमने सामने आएंगे नहीं भाई, आप उनसे बात करो। बिल्कुल, मतलब ये कौन सी साजिश आएगी सब जगह से? आप बात करो ना, मंत्री जी से बात करो उनका। मैं 1-2 बात करूंगा, आपसे करूंगा। मैं आपको बात कर रही, मतलब कहाँ से, किसने स्कीम बताई आप लोगों को कि दोनों को वहां से घुमा फिरा के
इसमें स्कीम की क्या बात है टिकैत साहब? इसमें स्कीम की क्या बात है? आपके मुद्दे हैं और सरकार के आदमी को तो बैठाया सामने। ये कोई रैंडम आदमी तो है नहीं, सरकार के मंत्री हैं। नहीं, गलत चीज आप गलत चीज है आपसे या किसी भी चैनल से। हमने संयुक्त मोर्चे ने तय कर रखा है कि मैं 1-2 वो करूंगा। ठीक है, आप बीच में फिर इसका मतलब धोखा वो नहीं, आप इसको गलत तरीके से ले रहे हैं। इसमें कोई गलत तरीके से ले रहे हैं आप इसको। मैं धोखे वाली बात नहीं है। अच्छा, मैं आपको कोई जबरदस्ती बैठा तो सकता नहीं। बताते मुझे पहले नहीं। अच्छा चलिए, मैं अभी की बात कर रहा हूँ। बैठा सकते मैं आपको ये कह रहा क्या कि मैं 1-2 बात करूंगा। यही हुआ ना बात। मैं चैनल पे बैठने जब भी मैंने बात करी, जब भी आपको कहा कि 1-2 कोई और तो नहीं और नहीं है, आप अच्छा, जब सीधा लाइव चलाते हो तो मैं कोई जवाब अच्छा ठीक है, चलिए मैं आपकी बात स्वीकार कर रहा हूं। अब आप मुझे 1 मिनट तो दीजिए। मैं बालियान साहब आए हैं, एक बार जरा सा इनका स्वागत कर लूं। मैं एक बात तो कर लूं इनसे। 1 मिनट का वक्त दीजिए मुझे। बालियान साहब का आए भाई, धन्यवाद है इनका, ले लेना इनसे भी। मुझे 1 मिनट का समय दीजिए। 1 मिनट का समय दीजिए बस। आप मेरी 1 मिनट की बात सुनिएगा। मैं बालियान साहब से बात कर रहा हूँ। बालियान साहब आपने उनका स्टैंड सुन लिया। अब ये इनका वो कह रहे हैं कि उनका एक ये प्रिंसिपल स्टैंड है कि वो डिबेट नहीं करते हैं। देखिए सौरभ जी, अगर टिकैत साहब ऐसी बात करें तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप पहले उनसे बात कीजिए, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। जब टिकैत साहब की बात खत्म हो जाएगी तो मैं अपना पक्ष अलग से रख दूंगा। अगर वो ऐसा करे तो आप क्यों जबरदस्ती? नहीं, बिल्कुल मेरी तरफ से कोई जबरदस्ती और मेरी जबरदस्ती से हो पाया जाएगा। बालियान साहब, यही आपकी वेट कर रहा हूँ मैं आपसे पूछने ही वाला था। बात कर लूंगा अगर वो ऐसा चाहते हैं। मैं आपसे पूछने ही वाला था कि क्या आप 10 मिनट के लिए मैं, और अगर वो बात कर रहे हैं कि आप प्रतीक्षा कर लेंगे, आप प्रतीक्षा कर लेंगे बालियान साहब? जी बिल्कुल करूंगा साहब। पहले आप उनसे बात बिल्कुल आप उनसे बात कीजिए, उसके बाद आपसे बात करूंगा। कोई दिक्कत नहीं। अब तो ठीक है टिकैत साहब, देखो मैं उससे बात नहीं कर रहा हूँ। एक ये बना रखा कि हम डिबेट में नहीं जाएंगे। जी नहीं, अब डिबेट नहीं हो रहा है। मैं आप ही से बात कर रहा हूँ। आपसे बात जब पूरी हो जाएगी तभी मैं उनसे बात करूंगा। वो पूरी बात कर रहा हूँ। क्यों हमारा क्यों क्वेश्चन करते हो? बस ठीक है, आप जो पूछ रहा मैं उसका जवाब दे दूंगा। फिर मंत्री जी को जोड़ लेना उनसे। ठीक, बिल्कुल ठीक। अब टिकैत साहब, मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे। अभी प्रधानमंत्री को भी कुछ दिनों पहले चिट्ठी लिखी गई थी चर्चा को लेकर के। बार आप लोग भी कह रहे हैं, सरकार के पास हम जाते हैं, सरकार भी कहते हैं हमने तो 11 बार बात कर ली, तो बात करने में मनाही कहां है? हमने कब अपने आप को रोका? तो अब देश अब ये जानना चाह रहा है कि अभी बता दीजिए बात कहां अटकी। कम से कम मिल भी नहीं पा रहे आप लोग, ये बड़ा अजीब लग रहा है। भाई ये तो सरकार बताएगी, हम तो सरकार के दरवाजे पर बैठे हुए हैं और वे जब बात करना चाहे हम बात कर लेंगे, लेकिन कंडीशनल नहीं कि पहले मंत्री जी और भारत सरकार ये कंडीशन लगाती है कि भाई कानून वापसी नहीं होंगे, बात कर लो। तो ऐसे तो नहीं, कोई भी बात होगी वो अंदर होगी, बैठ के अंदर बात होगी। आप ऐसे नहीं कि किसान को आप झुका के और भाई कानून तो वापसी होंगे नहीं, आप बांध के बात कर लो हमारे से, तो ऐसा तो किसान जाएगा नहीं। बात करनी आपको, बात करनी अंदर कोई भी चीज होती है आप वो कर लो, या अनऑफिशियली भी बात होती है बहुत, आप वो बात कर लो। क्या इतना मैनेजमेंट आपका नहीं है कि अनऑफिशियली जो बात होती है आप वो बात करो पहले सबसे? तो अनौपचारिक तौर पर भी किसान नेताओं का और सरकार का कोई संपर्क नहीं है पिछले 5 महीनों से? नहीं, हमारे से तो कोई संपर्क नहीं हुआ किसी का। अच्छा, अब एक जब भूमि अधिग्रहण एक्ट आया जी, अब जब भूमि अधिग्रहण एक्ट आया उस टाइम पे वो पूरा एक किस्म से संयुक्त तरीके से वो आया था। स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैन सुमित्रा महाजन थी, जो बीजेपी की बड़ी लीडर थी। कांग्रेस की सरकार थी तो बीजेपी वालों से भी हम बात करते थे और उनसे भी बात करते थे, और 22 बार मीटिंगें हुई। 4 बार ऑफिशियली मीटिंग हुई कांग्रेस से और 18 बार अनऑफिशियली मीटिंग हुई, और सारी चीजें तय होगी, प्लेटफॉर्म पर होगी, उसकी घोषणा होगी। हमने भी अगर अपनी बात पहुंचाई तो सुमित्रा महाजन स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैन थी तो उसके सामने पहुंचाई। तो आज भी हो सकती है, बहुत आदमी है, बहुत अधिकारी है, उनको लगा के बात करनी चाहिए और एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आना चाहिए। इस तरह का बयान देना कि कानून वापसी तो नहीं होंगे, और कोई बात हो तो उस पर बात कर लो, तो उससे ना तो किसान आएगा, ना किसान लीडर कोई आएगा, ना देश की जनता मानेगी।
7 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, और अब नहीं हालात लगता कि अब किसान वापसी जाएगा। अब तो बिल्कुल यहाँ से 2 ही रास्ते हैं, इसको डंडे मारो, इनके टेंट जलाओ, इनको फूको, यहाँ से वो करके भगा दो, और नहीं तो भाई हमारी बात सुन लो, जो हमारे इशू है उस पर बातचीत करनी पड़ेगी सरकारों को। लेकिन देखिए माहौल खराब होता जा रहा है ना। अभी 2 दिन पहले क्या मारपीट हुई है बॉर्डर पर जहां आप बैठे हैं, उसका इल्जाम लगाया गया कि लाठी डंडों को लेकर के कुछ लोगों ने आपके आंदोलन में शामिल लोगों ने बीजेपी के नेताओं के ऊपर हमला किया। बीजेपी का तो वहाँ टेंट नहीं लग रहा था कोई, बीजेपी के नेता वहाँ पे आए, झंडे लेकर आए, जहाँ मंच है उसके पास ही आए। इत्तेफाक हो सकता है कि वो वैसे आए, और अगर साजिशन है तो मंच के सामने ही इकट्ठा होना, ढोल बजाना, वो करना, काले झंडे लेकर आना और एक गलत तरीके के इशारे करना। उधर किसान है, वहाँ से 20 फीट की दूरी पे वो घटना है, तो नहीं होना चाहिए। गलत चीजें हैं ये, इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए ना। हम पिछले 7 महीने से बैठे ना हम करना चाहते। नहीं टिकैत साहब, ये तो आपसे पूछ सकता है ना कि अगर आप किसी बात को लेकर विरोध कर रहे हैं और आप सड़क पर धरना दे रहे हैं महीनों से, तो कोई आपके खिलाफ भी धरना दे सकता है, आपके खिलाफ भी प्रोटेस्ट कर सकता है, अगर ये हुआ जो आप कह रहे हैं तो। वरना वो तो ये कहते हैं हम तो जा रहे थे, अपने नेता का स्वागत कर रहे थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि साजिशन हुआ हो। मैंने कहा अगर इसका मतलब जो बीजेपी के लोग, अगर बीजेपी के लोग वहां पे आए तो साजिशन आए। वे 3 दिन से वहां पे आ रहे थे, पुलिस की उसमें व्यापूर्ण रूप से पुलिस वहां पे थी। उस दिन भी वो 2 घंटे वहां पे बैठ के, सामने मंच है भाई 20 फीट की दूरी पे, ऐसा तो नहीं हो सकता कि इतनी बड़ी सड़क बन रही कि वो 20 फुट की जगह उससे 200 मीटर इधर कर लो कहीं, या इंटेंशनल वहां पर करा गया है। नहीं करना चाहिए ना, ऐसे नहीं करना चाहिए। अच्छा देखिए, एक दूसरे पे जनता में एक अविश्वास की वो आती है। नहीं, लेकिन वो जो आप अविश्वास कह रहे हैं वो तो 26 जनवरी के बाद, आप जब आप लोग कहते हैं कि अब हम संसद कूच करेंगे, अनाउंस हुई है एक आध बार पहले, अभी आपने नहीं किया ऐसा, तब लोगों के मन में डर होता है कहीं दोबारा हिंसा ना हो, वैसा जो 26 जनवरी को हुआ था। नहीं, हम कोई हिंसा नहीं करते भाई, हमारा कोई हिंसा का काम नहीं। हम अपनी बात कहने के लिए बैठे, और उस दिन भी 25 लाख आदमी थे और 4 लाख ट्रैक्टर थे। पुष्प वर्षा होनी चाहिए थी, 4 लाख झंडे लेकर आ रहे किसान होनी चाहिए थी। और फिर जो रास्ते दिए गए उन रास्तों पर को हमको चले जाने देते। कोई एजेंसी है देश दुनिया की कि 26 तारीख वाली घटना की जांच कर ले। जो रास्ते दिए गए थे उन रास्तों पर बैरिकेटिंग करी गई, और दिल्ली जाने के जो रास्ते हैं 15-15 किलोमीटर जिन रास्तों में कटनी है उन रास्तों को खोला गया और दिल्ली लोग भेज दिए। जो रास्ते दिए गए थे वे दे देते। चलिए, वो पुरानी बात होगी, मैं उस पर ज्यादा बात नहीं करूंगा। लेकिन अब पार्लियामेंट बैठेगी इस महीने से ही, उससे क्या उम्मीद है आपको? हाँ जी, हमें उम्मीद है कि पार्लियामेंट बैठेगी और इन पे जरूर चर्चा होगी। जो ये इशू है, जो किसान का इशू है, जो 8 महीने से किसान वहां बैठा हुआ है, तो इन इशू पे जरूर पार्लियामेंट में बात होनी चाहिए। क्या संसद कूच का अभी भी कोई इरादा है किसान नेताओं का? नहीं, हमारा अभी नहीं कोई। अच्छा, एक बात जो है अभी हाल फिलहाल में बयान आया कि जो केंद्र सरकार के मुखर विरोधी हैं शरद पवार जी, और अपने आप में किसान नेता की छवि है, कृषि मंत्री रहे देश के, उन्होंने भी ये बात कह दी अभी कुछ रोज पहले कि भाई सारे कानूनों को निरस्त करने की बजाय जिनमें दिक्कत है उसमें संशोधन करा लें। अब तो ये बात उनके जैसा नेता भी कह रहा है भाई। हाँ, नहीं, जब वो ईडी के छापे कहाँ लगे वे भी बता दो उनके प्लांटों पे। अगर आप सारी चीज बता रहे हैं तो ईडी वाले छापे कहाँ लगे जरा वे भी बता दो। लाइव पे बैठे हुए हो आप। अजीत पवार के रिश्तेदारों के फैक्ट्रियों पर छापे पड़े हैं, बात आपकी सही है। आप कह रहे हैं शरद पवार जैसा नेता भी ये जो कह रहा है दबाव में कह रहा है बस। और फिर भाई मैं ये कह रहा हूँ, आपने बता दिया ना, वो तो खबर है, वो तो सब जानते हैं। यही है, आपने कम से कम नाम तो लिया, नाम तो लिया ना, कम से कम आपने ठीक वो करा। अच्छा, मुझे ये बताइए एक बार फिर, अगर मैं चुनाव की बात आपसे करूं तो जैसे आप पश्चिम बंगाल गए थे, इलेक्शन से पहले आप पश्चिम बंगाल गए, आप ममता बनर्जी से मिले, उस वक्त भी बहुत लोगों ने कहा कि आप कहते थे कभी कि हमारा इन राजनीतिक दलों से कोई लेना। इलेक्शन से पहले जी ना, ठीक है, इलेक्शन से पहले हम ममता बनर्जी से नहीं मिले,
हमने ये कहा कि एक मुट्ठी चावल मांग रहे थे, वहाँ पे एमएसपी बंगाल के लोगों को भी चाहिए। तो हमने कहा भाई भारत सरकार के लोग यहाँ पर आ रहे, आप उनको कहो कि ये एमएसपी हमको भी आप दे दो जो भारत सरकार का रेट है। और चुनाव के बाद जब हम गए तो ममता बनर्जी वहाँ की मुख्यमंत्री थी, तो वहाँ के मुख्यमंत्री से हम मिले। और मुख्यमंत्री से मिलना तो कोई गुनाह नहीं, हम उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो योगी आदित्यनाथ से मिलेंगे, यहाँ पे आएंगे हम अगर दिल्ली में मिलेंगे तो जो केंद्र के मंत्री होंगे, मिनिस्टर होंगे, उनसे मिलेंगे। कोई बीजेपी के लीडर से तो हम किसी से मिलते नहीं, क्या किसी पार्टी के लोगों से मिलते हैं। हम तो सरकार के लोग होंगे तो उनसे मिलेंगे हम। तो आप मतलब इसका मतलब अगर सरकार के लोगों से मिलना कोई गुनाह है तो नहीं, बिल्कुल नहीं है। मतलब उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले आप किसानों को बीजेपी सरकार के खिलाफ मोबिलाइज करने का या बीजेपी विरोधी नेताओं से मुलाकात करने का ऐसा कोई इरादा नहीं है आपका? नहीं, हमारा मुलाकात करने का है। अगर हमें सरकार से बात करनी होगी तो योगी साहब से बात करेंगे हम जी। और जब चुनाव आएगा नजदीक, उसकी क्या वो होगी तो उसके बाद में करेंगे। नवंबर उसमें अगर सितंबर में एक मीटिंग हम करेंगे तो उसमें हम तय करेंगे कि हमें क्या करना है यूपी में। अभी तो गन्ना भुगतान का मामला है, गन्ने के रेट बढ़े वो सवाल है, गेहूं पे बड़ा मामला हुआ है, पूरी खरीद नहीं हुई हुए मामले हैं। बिजली उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा रेट है बिजली के, हरियाणा में 35 रुपये हार्स पावर है और उत्तर प्रदेश में 175 रुपये हार्स पावर है। यही गन्ने उसका रहा है गेहूं का क्रय केंद्र पे। यही अधिकारी 1500 और 1600 रुपये में बिकवा रहे थे मंडियों में गेहूं। भारत सरकार का रेट 2000 रुपये के आसपास है और अधिकारी मैनेज करके 1600 रुपया में बिकवा रहे हैं। तो क्या प्रधानमंत्री से बड़े हो गए क्या अधिकारी? और गेहूं जब बिका 1600 रुपये में, 1700 में, जब वहां पे डीएम के वहां पे गेहूं लेकर चले गए, तो एक पॉलिसी बननी चाहिए। करीब 18 मंत्रालय है जो एग्रीकल्चर को देखते हैं जी। हमने बहुत बार सरकारों को ये कहा कि इन 18 मंत्रालयों को एक एग्रीकल्चर कैबिनेट आप बनाओ और कोई भी पॉलिसी लेकर आनी है तो सारे इसके जो अधिकारी हैं वे बैठे एक पॉलिसी बनावे। अगर गेहूं एक्सीज है तो हम दूसरी उस पर जाना चाहिए, ये बताए कि गेहूं एक्सीज है देश में। अगर किसान ने गेहूं ज्यादा पैदा कर दिया, फसलें ज्यादा पैदा कर दी तो उसको कम रेट मिलेगा क्या? यही हाल दूध के किसान का है, यही हाल आलू के किसान का है। तो ये तो सरकारों से ही बात करनी पड़ेगी ना। ठीक है, लेकिन सरकार ने साफ ये कह दिया कि जब तक तीन कानून पे बात आप नहीं करोगे, हम आगे कोई बातचीत आपसे नहीं करेंगे। मैं 2-3 सवाल ही आपसे और लूंगा टिकैत साहब, बालियान साहब बहुत देर से वेट कर रहे हैं, गारंटी हम चाहते हैं। 2-3 मेरे आखिरी सवाल होंगे आपसे। जैसे जब आपने जो बातें हमें बताई, हमें सरकार की तरफ से बार बार ये बताया जाता है एमएसपी तो हमने रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ा रखी है, एमएसपी में आने वाले फसलों को हमने सबसे ज्यादा ले रखा है और सीधा अब पैसा आढ़ती की बजाय सीधा किसान की जेब में डाल रहे हैं। पंजाब जहां सबसे ज्यादा इसका असर है आपके आंदोलन का, वहां के उदाहरण दिए जाते हैं कि किसान खुश है कि मेरे बैंक में सीधा पैसा आया, मुझे उसमें से कुछ भी हिस्सा, कुछ जरा भी उसमें से रुपया किसी और को देना नहीं पड़ा। किसान वो तो बताते हैं किसान खुश है। तो आप बिकवा दो ना, हमारा उस पर कानून बना दो लीगल। भाई उसको बाजार खरीद दे या सरकार खरीद दे, उसके कम पे खरीद ना हो, ये कानून बन जाए पार्लियामेंट में, उसका लाभ देश के किसान को हो जाएगा। अकेला पंजाब या हरियाणा या पश्चिम उत्तर प्रदेश या उत्तर प्रदेश नहीं ना, पूरा देश है, सबको लाभ मिलना चाहिए उसका। बाजार भी उससे नीचे ना जाए, कोई खरीद ना करे, व्यापारी जो बड़ा व्यापारी है खरीद ना करे। तो ये हमने कहा है। मेरे 2 अंतिम सवाल, एक तो ये बताइए कि सरकार में इस वक्त कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिस पर आप भरोसा करते हैं कि भाई ये हमारी सुनेंगे? नहीं, हम तो सब पे भरोसा करते हैं। जो भी सरकार में बैठा हुआ है वो सरकारी प्रतिनिधि हैं, हमारे व्यक्ति विशेष का हमें कुछ नहीं है कि हम उसी पे भरोसा करेंगे। जो भी सरकार चुन के भेजेगी, जिसको भी बातचीत करके भेजेगी, उसको फुल फ्लैश पावर दे के भेजे, हमें उसी पे विश्वास है जी। अंतिम सवाल, आपने दिल्ली की बड़ी कठोर सर्दी भी देख ली सड़क पर बैठ के। इस वक्त दिल्ली में सबसे प्रचंड गर्मी चल रही है, 44-45 डिग्री तक तापमान जा रहा है, वो भी उसमें भी आप बैठे हुए हैं। अब बरसात का मौसम आने वाला है, तो कब तक चलेगा ये? देखो, हम वापसी नहीं जाएंगे।
जब तक हमारी बातचीत नहीं होगी, जब तक हमारे मुद्दों का सोल नहीं होगा, हम दिल्ली को छोड़ने वाले नहीं हैं। जी टिकैत साहब, बहुत सारे मेरे सवालों के जवाब आपने दिए। मैं बालियान साहब से बात कर रहा हूं। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप ये बातचीत भी सुन लेंगे, वरना आपकी मर्जी है। अच्छा लगेगा अगर आप उनसे भी बातचीत हमारी जो हो रही है सुन लेंगे। बालियान साहब, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं कि आपने अपना वक्त जो है आप बैठे रहे, सुनते रहे, जबकि इसमें आपकी ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी। तो मैं पहले अपना आभार व्यक्त करना चाहता हूं अपनी तरफ से भी, चैनल की तरफ से भी। आपने टिकैत साहब की बात सुनी। उनका कहना यह है बार बार कि आप कहते हैं कि आप बातचीत को तैयार हैं, लेकिन कंडीशनल बातचीत, कि कानून तो वापस होंगे नहीं। ऐसी उनकी कंडीशन है कि कानून तो वापस करने ही पड़ेंगे। तो 11 बार मिलने या 1100 बार मिलने, ये तो हम वहीं के वहीं फंसे हुए हैं। हाँ, अभी तो ऐसा ही लगता है, लेकिन पहले भी तो जो बातें हुई 11 बार हुई शायद, तो शायद अनकंडीशनल ही बातें थी, उसमें कंडीशन कहीं नहीं थी। और सरकार ने तो कानून पर रोक लगा दी थी 1.5 साल के लिए, कहा था उसके बाद बातचीत हो, लेकिन मैं बातचीत का चूंकि हिस्सा नहीं था, तो इसलिए मैं ये तो नहीं कह सकता कि कहाँ क्या बात रही। लेकिन पहली बातें अनकंडीशनल हुई थी, और बातचीत तो कभी भी होनी भी चाहिए। कभी भी सरकार पे सबका हक है, और किसानों का तो सबसे बड़ा हक है कि किसान जब चाहे सरकार से बात करे, किसान नेता बात करे। हम तो पहले भी अनऑफिशियली भी बात करते थे, ऑफिशियली भी बात करते थे। तो एक ऐसा माहौल बनना चाहिए कि दोबारा बातचीत शुरू हो। लेकिन 5 महीने से कोई संपर्क नहीं। अभी आपने सुना, उन्होंने कहा कि अनौपचारिक तौर पर भी कोई संपर्क नहीं है सरकार से 5 महीनों से। हाँ, जब आंदोलन इस तरह के होते हैं तो कई बार संपर्क टूट जाता है। मैं तो निवेदन ही कर सकता हूं कि संपर्क होना चाहिए। कृषि मंत्री कई बार कह चुके हैं बातचीत के लिए, तो एक बार बातचीत के लिए आए, कम से कम अंदर बैठ के पता लग जाएगा क्या बात है क्या नहीं। कम से कम सिलसिला शुरू होगा। पूरा देश चाहता है बातचीत हो, और किसान हो रहे हैं, मैं भी चाहता हूँ बातचीत हो। अच्छा, आप भी ग्रामीण अंचल से ही आते हैं, सांसद चुन करके आप आए हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही आते हैं, टिकैत साहब की तरह ही। तो आप भी लोगों की नब्ज पकड़ते होंगे, आपको भी पता होगा कि लोगों में क्या भावना है। तो मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान के मन की बात आपसे जानना चाहता हूं। जी जानिए साहब, देखिए, इस कानून का पश्चिम उत्तर प्रदेश से ज़्यादा संबंध नहीं है, ये सब जानते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ मंडियाँ नहीं है, हमारे यहाँ तो गन्ना होता है और गुड़ मंडी है। अगर आप मुजफ्फरनगर में देखेंगे तो एशिया की सबसे बड़ी गुड़ मंडी है। और मुजफ्फरनगर में गुड़ मंडी में अगर टैक्स खत्म हुआ है तो जो कोल्हू चलाने वाला है उनका फायदा है। आप किसी भी, मेरे जिले में 700 के करीब कोल्हू हैं, अगर आप किसी भी कोल्हू मालिक से बात करेंगे तो वो आपको बताएगा कि मुझे फायदा हुआ है, मेरा टैक्स खत्म हुआ है। दूसरी बात, पहले वो मंडी यहाँ से मंडी में लेकर आता था वो अपना गुड़, उसको बाद उसको हरियाणा या पंजाब लेके जाता था। हर जगह उसको कभी सेल टैक्स वाले रोकते थे, कभी पुलिस वाले रोकते थे। अब इस कानून के बाद स्थिति है कि वो मंडी आ सकता है, कोई टैक्स नहीं देना, मंडी आए तो ना आए, उसकी हरियाणा इच्छा है तो हरियाणा जाता है, राजस्थान भेजना है गुड़ तो राजस्थान भेजता है, हमारा गुड़ गुजरात तक जाता है। तो इस कानून के बाद तो कम से कम अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश में कहें तो किसान को फायदा ही है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक तरह से पहले से हम करते आए हैं, शुगर मिल और किसान के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। मुझे तो लगता नहीं आज तक किसी शुगर मिल ने किसान की जमीन पर कब्जा किया हो। अगर कहीं कब्जा किया होता तो मुझे लगता है बहुत साल हो गए। सोसाइटी के माध्यम से हम गन्ना शुगर मिल को देते हैं, पहले एग्रीमेंट होता है, मैं 10,000 क्विंटल गन्ना पैदा करूंगा, मैं आपको दूंगा, पहले बॉन्ड बनता है। आज तक तो किसी मिल ने किसी की जमीन पर कब्जा किया नहीं। और ये किसान की इच्छा के ऊपर है, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करना चाहता है तो करे, किसान को कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता किसान के साथ। और किसी की इस सरकार में, क्या किसी भी सरकार में, किसी की हिम्मत नहीं है साहब कि किसान की जमीन पर कोई कब्जा कर ले। ये तो कई बार नारों में कहा जाता है कि किसान की जमीन पर कब्जा कर ले, किसी सरकार की हिम्मत नहीं है। मेरी सरकार छोड़िए, किसी सरकार की हिम्मत नहीं है। नहीं, लेकिन अगर आप कह रहे हैं खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान बिल्कुल नाराज नहीं है इन कानूनों से, बल्कि खुश है, आपकी बातों से तो ऐसा लगा, तो फिर ये जो बॉर्डर पर बैठे हैं प्रदर्शनकारी किसान, ये कहां से आए? क्योंकि ये लोग कौन है? ये टिकैत साहब भी तो वहीं से आते हैं। देखिए, ये हमारे ही लोग हैं, बिल्कुल टिकैत साहब भी यहीं से आते हैं, सब लोग हैं। देखिए, मेरी यह सोच है, उनकी दूसरी सोच है। अब आप ये तो नहीं मैं कह सकता कि वो मेरी सोच से वो प्रभावित हो या उनकी सोच से मैं प्रभावित हो जाऊं। उनकी अपनी सोच है। मैं तो यहां तक भी कहता हूं कि चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत तो इस कानून के पक्ष में थे पहले। उनके कई मेमोरेंडम पुराने मेरे पास हैं, जब उन्होंने कहा कि किसान को अपनी फसल को कहीं भी बेचने का अधिकार होना चाहिए, ये उनके मुख्य मांगों में से एक थी।
बाकी सबकी अपना अधिकार है, सबको अपनी बात कहने का। हम एक दूसरे की बात काटने के लिए तो शायद नहीं बैठे मेरे विचार से। मैं बात काटने की बात नहीं, लेकिन असलियत तो पता चले। टिकैत साहब ये कहते हैं कि इसका व्यापक असर है, किसान नाराज है। आप कह रहे हैं, मैं भी वहीं से आता हूं, किसान नाराज नहीं है। इसीलिए ये आपको टकराने वाली बात नहीं है, लेकिन पता तो चले ना कि इसका जमीन पर असर हुआ क्या किसान पे। देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है अगर इसमें से कोई ऐसी बात निकल के आती हो कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान को इसका नुकसान है, कोई अगर इसी बात पे भी कभी बात हो जाए तो बेहतर होगा, मेरी भी समझ में आ जाएगा, तो मैं भी उसी बात को कहूंगा जो किसान के हित की बात। अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान को इन कानूनों पे गलत असर पड़ा हो तो कृपया करके कोई मुझे एक बार जरूर समझाए कि इसका ये नेगेटिव पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान के ऊपर पड़ा है। जी, अब जवाब देना चाहे टिकैत साहब दे सकते हैं, मैं खैर उनको अब कहूंगा नहीं जवाब देने के लिए, उन्होंने अपनी नहीं देखे प्लीज छोड़िए मत, आप मेरे से बात कीजिए जब कर रहे हैं। मैंने वो अपनी स्थिति क्लियर कर चुके हैं, वो चाहे तो बस इतना ही मैंने कहा। ठीक, अच्छा दूसरा ये है कि अभी आपने गन्ने की बात करी, आप बात कीजिए सौरभ। ये कहा कि जी ये आंदोलन ना पश्चिम उत्तर प्रदेश का, ये तो पूरे देश के किसानों का आंदोलन है और पूरे देश के इशू के लिए हम बैठे हुए हैं। और बाहर भी वो मंडी हमको बता दे जहाँ पे किसान अपनी फसल बेच ले। बैठे मंत्री जी बता देंगे। अब फिर आप शुरू मत कीजिए सौरभ जी। देखिए आप जो मेरे आप लोग मैं तो मॉडरेटर हूँ, मैं मॉडरेटर हूँ, आप दोनों की सहमति से ही जो हो सकता है। मैं सवाल पूछ के खुद तो जवाब दे नहीं सकता। अगर हमें बात में ऐसा कोई जरूरी, देखिए टिकैत साहब मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के रहने वाले हैं, मेरे गांव के पास ही हैं, हम एक ही परिवार के रहते हैं, बड़ा है। अगर कभी ऐसी कोई बात करनी होगी तो ऐसा कुछ नहीं जरूरी कि आपके बीच में मॉडरेटर की आवश्यकता है। हम वैसे भी बात कर सकते हैं, कोई हर बात में उनके अपने इश्यूज हैं, उनके अपने मुद्दे हैं, मेरे अपने इश्यूज हैं, मेरे अपने मुद्दे हैं, लेकिन उसका मतलब व्यक्तिगत थोड़ा होता है कोई भी बात। अच्छा चलिए ठीक है, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ। मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से मैं भी आता हूँ, जैसा आपने कहा कि वहां पर ज्यादातर गन्ने की फसल है और गन्ने को लेकर के वहां एक व्यवस्था पहले से है जिसको आपने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का नाम दिया। मिलों के साथ किसानों का अपना एक करार होता है, उसकी एक कीमत पहले से तय होती है, वो सब कुछ सब जानते हैं हम। लेकिन अभी इन्होंने भी वो बात कही कि भुगतान नहीं हो रहा है। सरकार बार बार कहती है, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार की रिकॉर्ड भुगतान हुआ है। मैं आपको एक मजेदार बात ये बताता हूं कि आज दिन में 1 बजे इसी कार्यक्रम में यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री, आपके साथी सांसद जगदंबिका पाल जी भी थे और उन्हीं के आप ही के एलआई, उन्हीं के साथी जेडीयू के केसी त्यागी भी थे, जो कि पश्चिम उत्तर प्रदेश से ही आते हैं। उन्होंने भी यही मुद्दा उठाया कि सैकड़ों हजार करोड़ रुपए का बकाया है किसान का, गन्ने का। जी बिल्कुल बकाया है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, बकाया है। तो आप एक अपनी कमी एक्सेप्ट कर रहे हैं। क्या मैं आपको फिर गलत बोल लूं कोई भी बात? देखिए, एक कानून है कि 14 दिन में किसान के गन्ने का पेमेंट होना चाहिए और ये शायद 1968 का शुगर कैन एक्ट में लिखा हुआ है। पिछली जितनी भी सरकारें उस 1968 के बाद आई, कभी इस कानून का पूरी तरह से पालन नहीं हुआ। एक सच है और मेरे विचार से हमें राजनीतिक जीवन में हमेशा कुछ सच भी बोलना चाहिए, कभी जरूरत होती है तो बचते भी हैं, लेकिन ये सच है कि कभी भी किसी सरकार के कार्यकाल में इस कानून का पालन नहीं हुआ और पूरी तरह से हमारी सरकार के कार्यकाल में पालन नहीं हुआ। ये सच है कि गन्ने का अगर आप देखेंगे, मेरे जनपद में 8 शुगर मिल है, 7 शुगर मिल का पेमेंट करीब हो चुका है, 1 शुगर मिल बजाज की जिसका पेमेंट बकाया है। तो ये जरूर है कि पूरे 14 दिन का पालन आज तक किसी भी सरकार में नहीं हुआ। प्रयास रहा हर सरकार में, हमने भी कहा था कि 14 दिन में गन्ने का पेमेंट होना चाहिए, लेकिन हम पेमेंट तो बढ़ाए लेकिन उस तक नहीं पहुंच पाए। हाँ जरूर इस पे आगे कोई ना कोई ऐसी बात बननी चाहिए कि किसान को समय पे गन्ने का पेमेंट मिले। अच्छा दूसरी बात ये, चलिए यहाँ तो गन्ना किसान के पास कम से कम एक व्यवस्था बनी हुई है और बरसों से बनी हुई है, उसमें जो कमियां आपने स्वीकार भी कर ली। अब जो मंडियां खत्म होने की बात आई है या जो आपने भी कहा कि किसान बाहर जाकर के कहीं भी बेच सकता है, ऐसे कई उदाहरण आते हैं। टिकैत साहब ने भी शायद उसका जिक्र किया था कि जहाँ जो एग्जिस्टिंग मंडी है वहाँ जो उसको भाव मिला, वो जब मार्केट में बाहर बेचने जाता है तो ज्यादा मिलने की बजाय, जबकि उसको ज्यादा मिलना चाहिए, पता लगा 3/4 दाम उसको मिल रहा है। देखिए कई बार ज्यादा मिलता है और कई बार कम मिलता है। इस बार सरसों बहुत अच्छी बिकी है, इस बार दालें बहुत अच्छी बिकी है, एमएसपी से ज्यादातर फसलें इस बार ऊपर बिकी हैं। ये भी बात ठीक है कि कई बार ज्यादा मिलता है, कई बार कम। और मैं आपसे जानना चाहता हूं सौरभ जी, अगर पहली व्यवस्था इतनी अच्छी थी तो किसान आज तक खुशहाल क्यों नहीं हुआ? अगर मंडी व्यवस्था इतनी अच्छी थी देश में कि और कोई कानून लाने की आवश्यकता नहीं थी तो किसान को तो खुशहाल होना चाहिए था।
कहीं ना कहीं कोई व्यवस्था में परिवर्तन करके नई व्यवस्था बनाने का एक प्रयास है कि वो भी रहेंगे मंडी और एक नई व्यवस्था भी बनेगी। अगर मेरे पास दो ऑप्शन है तो मैं क्यों एक ऑप्शन पे अटका रहूं? ये क्यों मतलब मुझे किसान का एक बात में फायदा नहीं समझ पा रहा कि किसान को मंडी में ही बेचना है साहब। क्यों? मंडी भी रहेंगी, बाहर भी बिकेगा, क्या दिक्कत है उस बात में? ठीक। अच्छा, दूसरा एक आरोप आपकी सरकार पर यह है कि आपकी सरकार एक हाथ से लेना और दूसरे हाथ से देना, इसमें यकीन रखती है। उसका उदाहरण ये कि जैसे आपने देश भर में किसान सम्मान निधि 2-2 हज़ार रुपया किसानों को दी, और एक बड़ा चुनावी फैक्टर ये रहता है आपका, भले ही इसको आप चुनाव से ना जोड़ें लेकिन फिर भी। और लेकिन आप देखें उसके साथ साथ क्या हुआ है कि 7 सालों में डीजल की कीमत 55.5 रुपए से 88 रुपए पे पहुंचा दिया आपने पर लीटर। जी बिल्कुल। तो वो अब वो 2,000 रुपए का किसान क्या करे जब उसको इतना ही तेल भराना पड़ेगा? पहली बात तो मैं क्लियर कर दूं, एक साल में 6,000 से घटा के 2,000 मत कीजिए साहब। 21 थे 2,000 की, साल में 6,000। जी जी। और सरकार जनता से लेकर जनता के ऊपर खर्च करती है। सरकार के पास कोई अपना पैसा नहीं होता। अगर जनता से टैक्स आएगा वो कहीं ना कहीं किसी के भले में खर्च किया जाएगा। अगर सरकार के पास पैसा ही नहीं आएगा तो सरकार देगी कहां से साहब? अभी खाद की कीमतें बढ़ी थी, सरकार ने सब्सिडी बढ़ाई है। पूरे देश में अगर आप देखेंगे तो मेरे विचार से दोनों सब्सिडी 15,000 करोड़ रुपए सालाना की सब्सिडी में बढ़ोतरी की गई है अभी सरकार के द्वारा। तो सरकार जनता से लेकर पैसा उसे ही तो लगाएगी, चाहे डेवलपमेंट पर लगाए, चाहे वेलफेयर में लगाए, चाहे किसी भी योजना के रूप में लगाए। तो टैक्स के बाद ही तो मुझे कई बार ऐसी बात आती है जब सब लोग ऐसी बात करते हैं, ऐसा कौन सा तरीका आप सुझा दीजिए कि बिना टैक्स लगाए सरकार कहां से दे? चलिए, मेरा अंतिम सवाल बालियान साहब आपसे है, ये भी शुद्ध चुनावी राजनीति का सवाल है। आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से 2014 में रिकॉर्ड मतों से जीते, 2019 में आपके विरोधी इकट्ठा हुए, आप तब भी जीते, मार्जिन आपका काफी कम हो गया लेकिन तब भी आप जीते वहां से। इस बार उसमें जुड़ गया है ये किसान आंदोलन का मुद्दा भी। आप कितने कॉन्फिडेंट हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, खुद आप और आपकी पार्टी कितनी लोकप्रिय है? और अभी तो यूपी के चुनाव में आपका इम्तिहान भी है। देखिए सौरभ जी, कभी भी कॉन्फिडेंट होना राजनीति में ऐसी बातें कहना जो जनता के ऊपर निर्भर है। अगर मैं कहूँ मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूँ तो मुझे ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। मैं अपना काम करता हूँ, हमने काम किए, उत्तर प्रदेश में काम किया है। ऐसी कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की थी कि यहाँ को रहना नहीं पसंद करता था साहब। पलायन हो चुका था उत्तर प्रदेश से उद्योगों का, आम आदमी का, चोरी डकैती राजनी। आप देखिए आज रात को भी लोग घूम सकते हैं। मेरे यहाँ से दिल्ली जाने में 4 घंटे लगते थे जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ, अब मुझे 1.5 घंटे में मैं दिल्ली पहुंचता हूं। ये सरकार के काम है। हम काम लेकर जनता के बीच में जाएंगे, जो जनता का आदेश वो सर्वमान्य। अगर मैं कहूंगा कि मैं कॉन्फिडेंट हूं तो अहंकार होगा। अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। ये जनता के हाथ में, हम जनता के पास अपने काम लेकर जाएंगे, जनता का आशीर्वाद मिलेगा तो जीतेंगे। अब आप टिकैत साहब को अगर किसी तरह मना ले, मेरा ये उनसे व्यक्तिगत नहीं, आंदोलन के बारे में कह रहा हूं, तो जो आपने दूरी बताई है मुजफ्फरनगर और दिल्ली की, वो और कम हो जाएगी क्योंकि वो बीच में ही वहां पर आंदोलन का स्थल है। पहली बात तो ये, और हो सकता है उनका साथ आपको चुनाव में मिल जाए। देखिए, अगर मेरे मनाने से मनता तो मैं पहले ही मना चुका होता, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं कि शायद जो मेरे हाथ में नहीं, कुछ बातें हैं जो उनके हाथ में नहीं है। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। ऐसा नहीं होता कि नहीं, सबके अपने अपने वो हैं। मैं तो चाहता हूँ सब मने, मैं तो चाहता हूँ कोई आंदोलन मेरी सरकार में ना हो। मैं तो चाहता हूँ सब किसान खुशहाल रहें, सब किसान ठीक है, चाहे कुछ आंदोलन कर रहे हैं, कुछ किसान आंदोलन नहीं कर रहे, सबकी अपनी बोले। लेकिन मैं नहीं चाहता कि किसान देश में आंदोलन करे। मैं चाहता हूँ किसानों से बातचीत करके आंदोलन का हल हो। ये मेरी व्यक्तिगत राय है। संजीव बालियान जी, राकेश टिकैत जी, मैं सबसे पहले तो निजी तौर पर आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि शुरुआत में थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग के बावजूद आप लोगों ने इतना अच्छा सहयोग हमें दिया। राकेश टिकैत जी से कहूँगा कोई नाराजगी मन में न रखें, कुछ भी ऐसा नहीं था कि आपको फंसाकर किसी से बहस करानी थी। फिर भी कोई अगर रही है अगर मिसअंडरस्टैंडिंग, तो मैं उसके लिए भी रिग्रेट आपके सामने फील करता हूं। तो ये बातचीत चलती रहे, हमारी आपकी भी और आपकी सरकार की भी, ये मेरी भी इच्छा है, मेरे ख्याल से पूरे देश की इच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। जी धन्यवाद, धन्यवाद। राकेश टिकैत, संजीव बालियान, दोनों एक ही आंचल से आने वाले नेता हैं, दोनों ग्रामीण बेल्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों एक ही समुदाय यानी कि जाट बिरादरी को रिप्रेजेंट करते हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर इस बार आपको किसान आंदोलन का भी हिस्सा देखने को मिलेगा और एक बहुत तीखी चुनावी जंग भी। एक छोटा सा ब्रेक, वापस लौटते हैं। ब्रेक
ब्रेक से पहले हमने बात की किसान नेता राकेश टिकैत से और उनके अलावा केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान से भी। पहले आपको बता दें राकेश टिकैत ने क्या कहा। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि किसान किसी शर्त पर सरकार से बात नहीं करेगा और पिछले 5 महीनों से सरकार किसी भी तरीके से संपर्क में नहीं है, ना औपचारिक तौर पर ना अनौपचारिक तौर पर। कानून वापसी ही एक रास्ता है और सरकार पर किसानों को यकीन नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि यूपी चुनाव को लेकर सितंबर में वो एक मीटिंग तय करेंगे और उसमें यह तय होगा कि आने वाले चुनाव में क्या किसान आंदोलन की और उनके नेताओं की कोई भूमिका रहेगी। एक ब्रेक के लिए हम रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि उसी कार्यक्रम में राकेश टिकैत की बातों को सुन रहे लगातार संजीव बालियान ने जब बोला तो क्या जवाब दिया। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।